अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं फेर सकती हो। और बिट्टू तू बहुत ड्रामे करने लगी है। तू ऐसे तो कल उछल कूद रही थी, तब तो तू बीमार ना हुई, और आज काम के समय में तुझे भी बीमारी लग गई है। और बहू तुम इसके थोड़े से बुखार का बहाना बताकर पूरे घर को परेशान कर दिया है। माँ जी ये कैसी बात कर रही हैं आप? न बिट्टू ड्रामा कर रही है और ना ही मैं झूठ बोल रही हूँ। ये आपकी पोती है, जरा हाथ लगा कर तो देखो, बुखार से कितनी तपी जा रही है ये। बस थोड़ी सी दया कीजिए और इसके पास बैठ जाइए थोड़ी देर और ठंडे पानी की पट्टियां कर दीजिए। मैं जल्दी जल्दी रसोई का सारा काम निपटा लूंगी। अरे बहू बच्चे हमने भी पाले हैं, वो भी तीन। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, जरा सा सर्दी जुकाम बुखार हुआ नहीं कि तुम रसोई की जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करती हो। अरे बच्चे हैं, हर तीसरे पांचवें दिन में कुछ न कुछ तो होता रहेगा ही नहीं। तो क्या हम घर के सारे काम धंधे छोड़कर इन्हीं के पास बैठे रहेंगे? और इतना ही है ना तो अपने मायके से अपनी बहन को बुला लो, मगर हमसे कोई उम्मीद मत रखना। अब जाओ और जाकर रसोई संभालो, समझी ना? मम्मा मम्मा आप रो रही हैं? मम्मा मम्मा मेरी वजह से आपको दादी से कितनी डांट सुननी पड़ी। मम्मा मुझे डर लगता है आपके बिना। मम्मा बिट्टू बेटा तुम चिंता मत करो, और देखो डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ मोबाइल में मैं आपके लिए कार्टून लगा देती हूँ और फिर मैं अब भी आती हूँ बेटा थोड़ी देर में। ठीक है मम्मा। सास की बात सुन निहारिका की आंखों में आंसू आ गए। आखिर वह भी एक माँ थी, अपने बच्चे को दर्द में तड़पता छोड़कर वह कैसे चली जाती? फिर भी बेचारी क्या करती, ना चाहते हुए भी अपनी बच्ची को अकेला छोड़ वह रसोई में काम निपटाने चली गई। कहने को तो निहारिका के ससुराल में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन घर के काम सिर्फ हमेशा निहारिका के हिस्से में आते हैं। और जब भी निहारिका किसी काम के लिए अपने ससुराल वालों से मदद मांगती है तो उसके ससुराल वाले साफ साफ कह देते हैं कि मदद चाहिए तो अपने मायके वालों को बुला लो। निहारिका के माता पिता पास के ही गांव में रहते हैं। निहारिका की 2 बहनें और एक छोटा भाई है, सभी पढ़ रहे हैं। जब भी उसे ससुराल से मायके जाना होता है तो सास और ननद कहती हैं कि वो अपने पिताजी भाई अपने बहन को ही बुला ले, क्योंकि निहारिका की सास बहुत ही कंजूस थी। वो अपना 1 रुपया भी खर्च होने नहीं देना चाहती थी। भाभी चाय नाश्ता बना दिया आपने? दीदी वैसे तो पूरे घर में झाड़ू नहीं लगी है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चाय नाश्ता बनाने से पहले रसोई में झाड़ू लगा लूं। आपकी थोड़ी मदद मिल जाती तो अच्छा रहता। आप जाकर बाकी कमरों में झाड़ू लगा दीजिए, मैं जल्दी से चाय नाश्ता चढ़ा देती हूँ। भाभी आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना? क्या बैठी बैठी सी बातें करते रहती हो? अरे मुझे एग्जाम का इतना बर्डन है मेरे सिर पर, इतना टेंशन है, और मुझे कॉलेज भी जल्दी जाना है, और आप घर के काम काजों में मुझसे मदद मांग रही हैं। ठीक है दीदी कोई काम काज मत कीजिए, पर मेरे कमरे में जाकर ना आप बिट्टू के पास बैठ जाइए। वो अकेले में डरती है, आप वहीं बैठकर पढ़ाई कर लीजिए। मुझसे दूसरों के कमरे में बैठकर पढ़ाई नहीं होती है, मुझे तो अपने कमरे में ही पढ़ना अच्छा लगता है। इसीलिए ये दुनिया की पंचायतें मत बताओ आप मुझे, बस जल्दी से चाय नाश्ता रेडी करो। और आपको इतना ही मदद चाहिए ना तो आप अपने मायके वालों को बुलवा लीजिए, इतने सारे तो लोग हैं आपके मायके में, कोई भी आकर आपकी मदद कर देगा। यहाँ जब देखो तब अरे कैसे बेशर्म लोग हैं, बस यही कहते हैं कि मैं अपने मायके वालों को बुला लूं, मायके वालों को बुला लूं। क्या मेरे मायके वाले इतने फ्री फुकट बैठे हैं जो इनके घर में आकर इनके घर की जिम्मेदारियां उठाएंगे? और मुझे अच्छे से याद है जब मेरी बिट्टू छोटी सी थी तो मैंने अपनी मदद के लिए अपनी बहनों को बुलाया था, लेकिन मेरी बहनें मेरी और बिट्टू की मदद तो कम, और ये दोनों माँ बेटी की सेवा ज्यादा करती थी, क्योंकि ये दोनों हमेशा मेरी बहनों को अपनी सेवा में लगा कर रखते थे। माँ की भी यही बात है कि मायके वालों को बुला लो, और बेटी की भी यही बात है कि मायके वालों को बुला लो। अब तो बहुत हो गया, मुझे अपने मायके वालों को बुलाना ही पड़ेगा। लेकिन इस बार हमेशा की तरह मेरे मायके वाले आकर इन लोगों की गुलामी नहीं करेंगे, इन लोगों के आगे पीछे नौकरी नहीं बजाएंगे, बल्कि मैं जैसा चाहूंगी वैसा करेंगे मेरे मायके वाले आकर। क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक मेरी देखभाल मेरी माँ और मेरी बहनों ने ही की है। इन लोगों ने तो थोड़ी भी मेरी मदद नहीं की है, और ऊपर से इन लोगों ने मेरी माँ और बहनों से अपनी सेवा भी करवाई है। बेचारी मेरी दोनों बहन पूरे घर का काम करती, और ऊपर से मेरी सास और ननद दोनों मिलकर उन पर हुक्म चलाती। मेरी सास तो हमेशा अपने घुटनों का बहाना करके एक जगह बैठी रहती, और यहाँ तक मेरी बहनों से भी अपने घुटनों की मालिश करवाती। और वहीं मेरी सास की हमउम्र मेरी माँ सुबह से शाम तक मेरी और मेरी बेटी की देखभाल में लगी रहती। अरे ये तो अंजलि का फोन है। हेलो हाँ अंजलि। दीदी परसों संडे है और मेरा और नैन्सी का एग्जाम है आपके शहर में। अगर हम लोग आपके घर शनिवार को आकर रात रुक जाते ना दीदी, तो सुबह एग्जाम सेंटर जाने में हमें बड़ी सहूलत हो जाती। अरे पागल, इसमें पूछने वाली क्या बात है? और मैं तो कहती हूँ कि शनिवार तक का इंतजार क्यों करना, तुम दोनों का पेपर तो है ही, लेकिन सुनो साथ में मम्मी पापा और छोटू को भी ले आना। सच में दीदी आपके ससुराल वालों को कोई प्रॉब्लम तो ना होगी ना?
बहन, बस तुम लोग आ जाओ, ठीक है ना? अब मैं रखती हूँ, मुझे बहुत काम है। और सुनो, ये पेपर वाली बात ना तुम मेरे ससुराल में किसी से मत कहना। बस कह देना कि बिट्टू की तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम लोग उसे देखने आए हो। अच्छा ठीक है दीदी, मैं जो सोच रही थी बस वही हो रहा है। अब मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी क्योंकि मेरी बहनें, मेरा भाई और मेरे माँ बाबूजी आने वाले हैं। और कोई मुझे यहाँ कुछ कहेगा भी नहीं क्योंकि माँ जी ने ही कहा था ना कि मुझे मदद चाहिए तो मैं अपने मायके वालों को बुला लूं। अब तो निहारिका की खुशी का ठिकाना ना था क्योंकि उसके माँ बाबूजी, उसकी दोनों बहनें और उसका भाई उसके ससुराल आने वाले थे। वो भी उसके सास के कहने पर, क्योंकि उसके सास ने ही कहा था कि उसे किसी की मदद की जरूरत है तो अपने मायके वालों को बुला ले। इधर निहारिका के मायके वाले निहारिका को बहुत मानते थे, कभी निहारिका की कोई बात नहीं डालते थे। इसीलिए निहारिका के माँ बाबूजी और भाई बहनें उसके ससुराल आ जाते हैं दोपहर तक। लेकिन निहारिका की सास अचानक से निहारिका के मायके वालों को देखकर सकपका जाती है। अरे आप लोग, वो भी बिना बताए? नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? राधे राधे समधन जी, कैसी हैं आप? हाँ मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन आप लोग ऐसे अचानक बिना बताए? दीदी दीदी, अरे कैसी हो तुम लोग? अच्छा हुआ जो तुम लोग आ गई। एक काम करो, जाओ हमारे कमरे में, वहाँ बिट्टू है, बिट्टू के सिर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ करना क्योंकि उसे अभी तक बुखार है। ठीक है दीदी। अरे माँ, आप अब तक वहाँ खड़ी हैं, आइए ना, बैठिए। अरे बेटा, वो मैं तेरे बाबूजी और तेरे छोटे भाई की रास्ता देख रही थी, वहाँ भी साथ में ही थे, पता नहीं नीचे क्या करने लगे वो। बाप रे, वो भी पूरा खानदान साथ में। माँ एक काम कीजिए, आप यहाँ ना सोफे में आराम से बैठ जाइए और टीवी में अपने मनपसंद भजन कीर्तन वाले चैनल लगा लीजिए और आराम से बैठकर देखिए। अरे बाबूजी, आ गए आप लोग? नीचे क्या कर रहे थे इतनी देर तक? अरे निहारिका बेटा, वो ऑटो से चावल और गेहूं की बोरियां उतरवा रहा था मैं। अच्छा, और ये हाथ में कैसा थैला है बाबूजी आपके? इसमें थोड़ा हरी सब्जियां, घी, दूध, दही वगैरह लेकर आया हूँ बेटा। जी अच्छा बाबूजी, आप लोग यहाँ बैठिए, मैं अभी सबके लिए चाय बना कर ले आती हूँ। ठीक है बेटा। राधे राधे समधन जी। जी राधे राधे, और सब बढ़िया? जी जी समधन जी, बस ईश्वर की दया है। बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? जी समधन जी। निहारिका, जरा मेरे साथ अंदर तो आना। जी क्या हुआ माँ जी? बहू, ये क्या तमाशा लगा कर रखा है तुमने? अरे तुम्हारे मायके वाले यहाँ क्यों आए हैं? अरे माँ जी, आपने ही तो सुबह कहा था ना कि यदि मुझे मदद की जरूरत है तो मैं अपने मायके वालों को बुलवा लूं, बस इसलिए मैंने बुलवा लिया। अरे वो मैंने कोई सीरियसली बोला था क्या? मैंने तो बस ऐसे ही चलते फिरते बोल दिया था और तुमने मेरी बात को इतना सीरियस ले लिया कि अपने मायके वालों को बुलवा लिया। और बुलाना ही था मदद कराने तो अपनी बहन को ही बुला लेती। ये क्या पूरा खानदान आ गया है यहाँ? माँ जी, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, आप ही बताइए ना। अब वो लोग आ गए हैं तो उन्हें भगा तो नहीं सकती ना। ठीक है माँ जी, मैं जाकर सबके लिए चाय पकौड़े बना देती हूँ। न जाने वो लोग कब से निकले होंगे घर से, खाए होंगे या नहीं। अजीब आफत है ये। अरे राशन पानी लेकर ये तो चढ़ गए हैं हमारे घर। वो तो ठीक है कि इसके पिताजी ने कम से कम महीने भर का राशन पानी ले आए हैं, वरना मेरे घर का तो सब कुछ खत्म हो गया होता। सरला, सरला, क्या हुआ जी? ये क्या तुमने बताया नहीं कि बहू के मायके वाले आने वाले हैं? क्या बताती, मुझे भी तो अभी अभी मालूम चला है, जब वो लोग दरवाजे में आ गए तब। मम्मी मम्मी, ये लो, ये भी यही सवाल करने आ गई मुझसे। देख बेटा, मुझे नहीं मालूम कि तेरे भाभी के खानदान वाले अचानक यहाँ क्यों आ गए हैं। अब तू भी अपने पापा की तरह मुझसे सवाल करके मेरा दिमाग खराब मत कर। और वैसे भी कल तो वो लोग वापस लौट ही जाएंगे ना, अब एक दिन की बात है, इसलिए चुपचाप बर्दाश्त कर लो। ठीक है माँ। बिट्टू, अब कैसा लग रहा है बेटा तुम्हें? हाँ माँ जी, अब मुझे अच्छा लग रहा है। बिट्टू, तुम्हें छोटी मौसी शेर वाली कहानी सुनाएंगी। ठीक है मासी। इस तरह दोपहर से शाम हो जाती है। जब बिट्टू सो जाती है तो निहारिका की दोनों बहनें अपनी अपनी पढ़ाई करने लगती है। रात के खाने के बाद निहारिका सबके बिस्तर का इंतजाम कर रही थी, तभी निहारिका अपनी सास से कहती है, माँ जी, मेरी माँ आपके साथ सो जाएगी आपके कमरे में, और पापा जी और मेरे पिताजी का बिस्तर मैंने हॉल में कर दिया है, और दीदी आपके साथ मेरी दोनों बहनें सो जाएंगी, और देवर जी के साथ मेरा छोटा भाई सो जाएगा। क्या? अब क्या करें माँ जी, घर में सबके लिए अलग अलग कमरे तो है नहीं, इसीलिए अब मेहमानों को तो कैसे भी एडजस्ट करना होगा ना। माँ, ये क्या कह गई भाभी? अरे मेरे कमरे में उनकी बहनें? ना ना ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरे कमरे में कोई और सोए। अरे बेटा, अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता, पर क्या करे, वह लोग तेरे भाभी के भाई बहन और माता पिता है, कैसे भी तो एडजस्ट करना ही होगा ना हम लोगों को। वैसे भी वो लोग तो कल चले ही जाएंगे। अरे आप इधर कमरे में कहाँ जा रहे हैं? बहू ने आपको बताया नहीं कि उसने आपका बिस्तरा बाहर हाल में अपने बाबूजी के साथ लगा दिया है? क्या?
मैं अपने घर में होते हुए मेहमानों की तरह बाहर हॉल में सोऊंगा? अरे मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग आखिर यहाँ क्यों आए हैं, वह भी सबके सब। वो पापा जी, शायद आपको नहीं मालूम, माँ जी ने कहा था मुझसे कि यदि मुझे किसी की मदद की जरूरत है तो मैं अपने मायके वालों को बुलवा लूं और वही आकर मेरी मदद करे। इसलिए मैंने अपनी बहनों से कह दिया, लेकिन माँ और बाबूजी पता नहीं कैसे आ गए, ऐसे तो वो कभी आते नहीं। और पापा जी, अगर माँ बाबूजी आ भी गए हैं तो मैं उन्हें भगा तो नहीं सकती ना। ठीक है बहू, हॉल में सो जाऊंगा मैं। अच्छा, तो यह सब आपका किया धरा है मोहतरमा? एक दिन की ही तो बात है जी, जैसे तैसे एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, करनी आप करो, अगर भुगत माना हमको भुगतना पड़े। जैसे तैसे रात तो बीत जाती है। सुबह होते ही सरला जी बहुत खुश थी, क्योंकि सरला जी को लग रहा था कि उनकी बहू के मायके वाले वो आज वापस अपने घर चले जाएंगे। लेकिन इधर सुबह से दोपहर होने को आई, लेकिन निहारिका के घर वाले तो वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी थोड़ी देर में निहारिका की दोनों बहनें तैयार होकर आती है और सबके सामने निहारिका से कहती हैं, अरे तुम दोनों कहाँ जा रही हो? अरे दीदी, हम जीजू के साथ शॉपिंग पर जा रहे हैं। उन्होंने हमें मॉल ले जाने का वादा किया है। अब हमारे जीजू सालियों को इनकार तो नहीं कर सकते ना। हाँ हाँ मेरी प्यारी बहनों, जाओ जाओ और खूब एंजॉय करो। जो भी तुम्हें खरीदना हो तो अपने जीजा जी से कह देना। ओके दीदी। चलिए जीजा जी, हम तो तैयार हैं। हाँ चलो। बहू, ये सब क्या है? तुम्हारी बहनों को सब नहीं आती क्या? अरे घर के दामाद से कौन रुपए खर्च करवाता है? माँ जी, आखिर ये उनके जिया जी हैं, तो थोड़ा बहुत तो हक बनता है क्यों अपने साला सालियों पर खर्च करें। निहारिका का पति अपने साला और सालियों को शॉपिंग पर ले जाता है। उसका मन तो नहीं था ले जाने का, लेकिन उन लोगों ने इतना जिद किया कि उसे जाना ही पड़ा। पर वह मन ही मन में बहुत गुस्सा हो रहा था। और इधर सरला जी भी बहुत ही चिरमुरा रही थी, सोच रही थी कि बहू के भाई बहन न जाने उनके बेटे से कितने रुपए खर्च करवा देंगे। माँ, देखा अपने भाभीियों की बहनों को, कितनी लालची हैं ये लोग। जो मेरे भाई को जबरदस्ती शॉपिंग पर लेकर गई है, वह भी शॉपिंग मॉल में करेंगे बोल रही थी। हाँ बेटा, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, पर क्या करूं, कुछ कह नहीं सकती मेहमानों के सामने। बस एक बार वो लोग चले जाएं, फिर तेरी भाभी से अकल ठिकाने लगाती हूँ मैं। देखो ना माँ, दोपहर के गए शाम के 6 बज गए, लेकिन अभी तक ये लोग लौट कर नहीं आए। न जाने मेरे भाई को कितने का चूना लग गया होगा। हाँ माँ, पूरे 7,000 का चूना लगा है मुझे। अरे क्या जरूरत थी आपको कि आप निहारिका से कहे कि अपने मायके वाले को बुला ले? अरे बेटा, मुझे क्या मालूम था कि वो सच में अपने मायके वालों को बुला लेगी। मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया है। मैंने सुना है माँ, आप बात बात पर निहारिका से यही कहती हैं कि वो अपने मायके वाले को बुला ले, मायके वालों को बुला ले। लेकिन देख लो, आपकी गलती है और भुगतना हमें पड़ रहा है। मैं क्या करूं बेटा, अब उन्हें मुंह से जाने के लिए तो नहीं कह सकती ना। उन लोगों को खुद समझदारी होना चाहिए, जो वह अपनी बेटी के यहाँ आकर रुके बसे हुए हैं। अरे सब आपका किया धरा है माँ, जो मैं भुगत रहा हूँ। अरे मैंने क्या किया है बेटा, मैंने क्या किया है? जो भी किया है ना, वो तेरी बीवी ने ही किया है, उसे जाकर पूछ। आप ही तो निहारिका से कहते रहती थी ना माँ कि अपने मायके वालों को बुला ले, मायके वालों को बुला ले। इस बार आपका कहना सच में उसने मान लिया। मैं तो मॉल के बाहर सिर दर्द का बहाना बनाकर बैठा रहा, लेकिन उन लोगों ने शॉपिंग करने के बाद पेमेंट के लिए मुझे बुलाया। मुझे क्या मालूम था कि ये लोग 6-7 हजार रुपए की खरीदी कर लेंगे। सही कह रहा है बेटा तू। अरे तेरी माँ की वजह से मेरा तो कमरा ही छिन गया है। समझी जी के खर्राटे तो तेरी माँ के खर्राटों से भी बुरे हैं। सारी रात करवट बदलते निकल जाती है मेरी। हाँ माँ, मेरा और भैया का तो जैसे सारा प्राइवेसी ही छिन गया है। भैया भी सुबह बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे थे। अब क्या ही कहूँ बेटा, देखा नहीं समझी जी ने बोरियां भर भर के गेहूं और चावल लेकर आए हैं, साथ में दूध दही घी सब्जियां क्या कुछ लेकर नहीं आए हैं। अब क्या ही बोल सकती हूँ मैं उन्हें। सबसे पहले तो आप इन लोगों को रफा दफा कीजिए माँ। आपकी थोड़ी सी लालच के चलते ना हम सभी बहुत परेशान होते हैं। आप और छोटी भी तो घर के काम काजों में निहारिका की मदद कर सकती है ना। हाँ, लेकिन मैंने देखा है यह दोनों काम से बचने के लिए ना हमेशा बहू के मायके से उसकी बहनों को या फिर उसकी माँ को ही बुला लेती हैं। देखो सरला, अब आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब तुम बहू को मायके वाले को यहाँ बुलाने के लिए कहना मत दोबारा, वरना मुझसे बुरा कोई न होगा। यह सारा रायता तुम्हारा फैलाया हुआ है और साफ भी अब तुम ही करोगी, समझी ना? अरे तुम सब लोग तो मुझसे ऐसे कह रहे हो जैसे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अरे मैं जान रही हूँ रसोई का सारा राशन खत्म हो रहा है। समधन जी सारा दिन आस्था चैनल देखते रहती है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। देखना तो दुबर हो गया है मेरा। और तो और बहू को ताने भी नहीं मार सकती हूँ मैं। अरे इस समय तो मुझसे बुरी स्थिति में तो और कोई भी नहीं है। लेकिन मैं आज ही जाकर बहू से कहती हूँ कि बहू इन लोगों को वापस इनके गांव भेज दे। हाँ माँ, जाकर कहो आप भाभी से, क्योंकि और ज्यादा दिन तक मैं भाभी की बहनों को अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। और हर चीज को हाथ लगाती है, हर चीज के बारे में पूछती है, कितना डिस्टर्ब करती है वो लोग मुझे। हाँ हाँ बेटा, मैं आज ही कह दूंगी तेरी भाभी से। बहू बहू, क्या हुआ माँ जी? बहू बिट्टू की तबीयत तो ठीक हो गई है ना? हाँ माँ जी, देखा ना आपने, मेरी बहनें बिट्टू की कितनी देखभाल करती है और उसे पूरे टाइम बस खुशी रखती हैं, इसलिए
हो गई, वरना तो घर के काम काज इतने हो जाते हैं कि मुझे बिट्टू के लिए समय ही नहीं मिल पाता, इसलिए बिट्टू और ज्यादा बीमार हो जाती है। चलो अच्छा है माँ जी, कम से कम आपको कितनी चिंता होती है जो हर बात में आप मुझे याद दिला देती हैं कि मेरे मायके वाले हैं जो आकर मेरी मदद कर सकते हैं, मेरे बच्चों की देखभाल कर सकते हैं। हाँ बहू, वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ कि इन लोगों का गाँव वापस जाने का टिकट कब का है? अरे माँ जी, मेरी माँ तो कह रही थी कि मैं अपने दोनों बहन का एडमिशन यहीं के किसी कॉलेज में करवा लूं, ताकि वो यहीं रहकर मेरी भी मदद कर देंगे और मेरी बिट्टू का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगर मेरी दोनों बहनें मेरे साथ रहेंगी ना, तो मुझे जब भी उनकी जरूरत पड़ेगी तो वो तुरंत ही मदद के लिए हाजिर हो जाएंगी। बहू की बातें सुनकर तो सरला जी का जैसे माथा ठनक गया। सरला जी ने बहुत ही गुस्से में अपनी बहू से कहा, क्यों, क्या इस घर में हम लोग मर गए हैं जो तेरी मदद के लिए तेरी बहनें यहाँ पर रहेंगी? माना मैंने कि पिछली कुछ गलतियाँ हुई है हम लोगों से, लेकिन देखो बहू, हम तुम्हारे अपने हैं और अच्छे बुरे समय में हम लोग तुम्हारा साथ देंगे। ये नहीं कि तुम अपनी मदद के लिए अपने पूरे खानदान को यहाँ बसा लो। क्या मतलब माँ जी, क्या कहना चाहती हैं आप? अरे मैं जानती हूँ, जब मेरी बच्ची की तबीयत खराब हो जाती है ना, तो मैं अपनी बच्ची के पास 20 मिनट भी नहीं बैठ सकती हूँ, क्योंकि ये घर की जिम्मेदारियाँ जो मेरे सर पर होती है। आप लोग तो मदद के नाम पर 4 कोस दूर भाग जाती हैं, ऐसे बताती हैं कि आप लोग जैसे इस घर की है ही नहीं, इस घर की सारी जिम्मेदारियों का ठिकरा मेरे ही सर पर है। जब भी मैं आपसे घर के किसी कामकाज में मदद मांगती हूँ, तो अचानक से आपके घुटनों में आसानी दर्द होने लगता है, नहीं तो आपके भजन कीर्तन का समय निकला जाता है, आपके भजन कीर्तन में घर के कामकाजों की वजह से बाधा आ जाता है। फिर आप तो महान हैं, क्या कहूँ मैं आपसे। जब भी आपको घर या रसोई का कोई काम बताती हूँ, तो अचानक से आपके सिर में एग्जाम का बर्डन आ जाता है। ऐसे तो आप पूरे टाइम मोबाइल चलाती हैं, डांस करती हैं, इधर से उधर घूमते रहती हैं, चैटिंग करते रहती हैं, तब आपको आपके एग्जाम दिखाई नहीं देते। आज पहली बार सरला जी ने अपनी बहू को इतने गुस्से में देखा था, इसलिए वह समझ गई कि आज सरला जी के गुस्से का कोई फर्क नहीं पड़ेगा निहारिका के ऊपर। इसीलिए सरला जी ने तुरंत ही कल्टी मारते हुए अपनी बहू को समझाने की कोशिश की। अरे बहू, तुम तो खामोखा नाराज हो रही हो। मेरे कहने का मतलब है कि क्यों बेकार में अपनी मम्मी पापा और भाई बहनों को परेशान करना। यहाँ पर भी तो तुम्हारी ननद, देवर और मैं तो हूँ ही ना। आइंदा से अपने मायके वालों को ना बिना बात के यहाँ मत बुलाना, और जब भी तुम्हें मदद की जरूरत हो ना, तो हमसे मांग लेना। और वैसे भी बहू, मेरा मतलब है कि लड़की के माता पिता को ना बेटी के ससुराल में आकर रहना शोभा नहीं देता। बूढ़े पुराने लोग कहा करते थे, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। हाँ, मगर कोई शादी ब्याह, फंक्शन, न्योता या कुछ और कार्यक्रम हो तो तुम्हारे मायके वाले खूब आए, कोई मनाही नहीं है उन्हें आने से, क्योंकि वो हमारे रिश्तेदार हैं, वो तुम्हारे मायके वाले हैं, तो ऐसे फंक्शन में उनका आना तो बहुत जरूरी है। हाँ निहारिका, अब तुम्हें घर के काम काजों में ना अकेले नहीं जूझना पड़ेगा। जब भी तुम्हें घर के काम काजों में मेरी माँ या बहन की मदद की जरूरत हो ना, तो तुम खुशी खुशी आकर उनसे मदद मांग लेना, वह मदद करने से मना नहीं करेंगे। क्यों छोटी, बता, करेगी ना अपनी भाभी की मदद? हाँ भैया, कर दिया करूंगी थोड़ा बहुत। ठीक है, आप लोग जैसा ठीक समझे, आप लोग जो चाहेंगे ना इस घर में वही होगा। बहू, अभी कोई मदद की जरूरत हो तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। माँ जी, आप रहने दीजिए, बस कपड़े धुल गए हैं, छोटी से कह दीजिए कि वो छत में कपड़े फैलाए हैं। जा छोटी, खड़ी क्या है, जा, भाभी ने कपड़े धो दिए हैं, छत में फैला कर आजा कपड़े। ठीक है माँ। ठीक है बहू, मैं जाकर समदन जी के साथ बैठकर थोड़ा सा आस्था चैनल में देख लेती हूँ भजन कीर्तन। ठीक है माँ जी। अब कहो निहारिका, तुम्हें मुझसे ये मेरे घर वालों से कोई शिकायत तो नहीं है ना? नहीं जी, शिकायत तो मुझे पहले भी आपसे नहीं थी, वह तो मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ जो आप जैसा सपोर्टिंग हस्बैंड मिला है मुझे। आपने मेरी इतनी मदद भी कर दी और घर वालों को कानों कान पता भी ना चला। हाँ निहारिका, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार हमेशा एक साथ एक ही छत के नीचे रहे, क्योंकि मैं अपने माँ बाप का भी उतना ही सम्मान करता हूँ और तुम्हारी भी उतनी ही चिंता करता हूँ। आज के बाद घर के कामकाज तुम्हें अकेले नहीं करने पड़ेंगे। अब तो घर के कामकाजों में मेरी माँ और बहन भी तुम्हारी पूरी मदद करेंगी और बार बार तुम्हें अपने मायके वालों को परेशान नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी, कल मेरी दोनों बहनें के एग्जाम है, तो वह एग्जाम के बाद वापस गाँव चली जाएंगी। हाँ तुम चिंता मत करो, मैं उन लोगों को खुद ही एग्जाम सेंटर छोड़ कर आऊंगा और लेने भी जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच जी। असल में निहारिका ने जो भी प्लान बनाया था, उसके प्लान में निहारिका का पति भी शामिल था, लेकिन निहारिका के ससुराल वालों को इस बात की कोई भनक नहीं थी। निहारिका तो बस अपने ससुराल वालों को सबक सिखाना चाहती थी, ताकि उसकी सास को अपनी गलती का एहसास हो जाए कि एक बहू की जिम्मेदारी तो ससुराल वालों की होती है, क्योंकि एक बहू पूरे समय अपने ससुराल वालों की सेवा करती है, अपने ससुराल वालों के सुख दुख में बराबर से खड़ी रहती है। फिर एक बहू जब मुसीबत में हो या उसे मदद की जरूरत हो, तो अपने मायके वाले को क्यों बुलाए? दोस्तों, मैं अपने ससुराल वालों की जिम्मेदारी हूँ, अपने मायके वालों की नहीं। इसलिए मैंने अपनी सास और ननद को सबक सिखाने के लिए ये रास्ता ढूंढा। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों,
आप लोगों को ये कहानी तो जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।